हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। सो माय नेम इज दीपाली कक्कड़ एंड अभिपीडिया के एसएससी डेडिकेटेड चैनल के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस। ठीक है जी। एंड उससे पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप सभी जो एसएससी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको समटाइम्स इन्फॉर्मेशन में कुछ जो है प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमारे अभिपीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड इसके बाद आप भी अभिपीडिया एसएससी का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। आगे बात करते हुए एक बहुत ही अच्छा जो बच्चे डिस्काउंट चल रहा है आप सबके लिए, वेरी मतलब बेनिफिशियल। ठीक है, दो चीजें बताती हूँ। एक तो डिस्काउंट है मिनिमम 50%, ठीक है। दूसरा है माइक्रो कोर्स। ठीक है, तो माइक्रो कोर्सेज क्या, तो अभिपीडिया जो है, ठीक है, जिसमें आपको एसएससी के एग्जाम के लिए सारा कोर्स तो मिल ही रहा है, ठीक है, बट अभिपीडिया के पास है एक नोबल इनोवेशन। ठीक है, काफी यूनिक है। इसमें क्या है, आपको जरूरी नहीं है कि एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरा कोर्स जो है उसके साथ ही जुड़ना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स, एक स्पेसिफिक टॉपिक को प्रिपेयर करना है ना, उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज में आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट, आई वुड से इवन आपको क्या है, टॉपिक वाइज जो है आपके कोर्सेज जो है यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है आपका इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट वीक है, या फिर आपका ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट वीक है, या फिर कोई भी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, आपको सिर्फ वही कंसेप्ट या वो टॉपिक करना है, तो वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो अभिपीडिया पे जाके। एंड अभी के लिए ऑफर है कि ये 50% से ज्यादा के आपको ऑफ पे ये माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आई वुड से वेरी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो डाटा है उससे हमें अपना दिमाग नहीं भरना है, हमें सिर्फ वही चीजें करनी है जो हमें चाहिए, विचार रिक्वायर्ड। क्लियर है जी। तो चलो अब हम सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, और सेशन में अगेन जैसे हम अपने क्वेश्चन आंसर को करते हैं, बट उनके थ्रू कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या चीजें हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग विच यू लर्न, या सेशन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ऑफ द फोर फैक्टर्स, फोर मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हमने फैक्टर जो कॉस्ट होती है उसके रिगार्डिंग भी जो है डिस्कस किया था। ठीक है, सो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड, लेबर, एक्सपेंडिचर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक हमारा जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे लैंड, ठीक है, के बाद लेबर, लेबर के बाद होती है कैपिटल, ठीक है, मनी बोल सकते हैं, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि लैंड है तो लैंड को यूज करने के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। तो ये क्या होगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर है, लेबर को क्या हम देंगे, वेजेस, राइट, वेजेस, समटाइम्स सैलरी। ठीक है, कैपिटल के लिए क्या देना पड़ेगा, इट इज अज्यूम्ड कि जो सारी कैपिटल है, अज्यूम्ड की भी क्या बात है, आप ट्राई कर लीजिए बिजनेस करने का, यू विल नॉट बी एबल टू कि हम सारी ही कैपिटल, ठीक है, बहुत रेयर होते भी हैं जो अपने तरफ से सारी कैपिटल लगा सकते हैं, बट मेनी ऑफ द टाइम्स आई वुड से जो है हमें कैपिटल जो है क्या उसको लोन के रूप में जो लेना पड़ता है, कुछ फंड्स जो है वो लेने पड़ते हैं या इक्विटी लेनी पड़ती है, तो उनको हम क्या देते हैं, कैपिटल के लिए देते हैं इंटरेस्ट। एंड फोर्थ क्या हो गया हमारा, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, तो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु विल ब्रिंग द एंटरप्रेन्योर। उसका आइडिया है, वो सारा मैनेज करेगा, बिजनेस को रन करेगा, उसको सक्सेसफुल बनाना सब एंटरप्रेन्योर का काम है। तो व्हाट ही विल गेट इज द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, सो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिस्पेक्टिव जो उनकी कॉस्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका नहीं है, एक्सपेंडिचर जैसा कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा नहीं होता। करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कभी हमें डरना चाहिए कि ओहो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम इनको समझते चलेंगे। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम कॉल्ड। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा है कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया है, ठीक है, जब मैंने एक और यूनिट को कंज्यूम किया तो उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले बच्चे हम यूटिलिटी को ही समझेंगे। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंगो का सीजन है, राइट, तो हमें मैंगोज बहुत पसंद है। नहीं, मैंगोज नहीं बच्चे, इसमें आई एम श्योर बच्चे क्या लेके आएंगे, मैडम मैंगो तो हम अनलिमिटेड खा सकते हैं, हमारी यूटिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, बट आफ्टर द टाइम क्या होता है, हमारी कैपेसिटी फुल हो जाती है। ठीक है, तो कोई और एग्जांपल, एक नॉर्मल सा फ्रूट्स, एप्पल, बनाना। ठीक है, क्योंकि मैंगो जो है आई गेस इतने बच्चों का फेवरेट होता है, मैंने सुना है बच्चे बोल देंगे मैडम नहीं मैंगो में यूटिलिटी कम नहीं होगी। चलो ठीक है बच्चे, मैंगो एग्जाम्पल नहीं लेते, एप्पल या बनाना के एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैंने उसके फर्स्ट यूनिट ली, ठीक है, मैंने कंज्यूम इट्स फर्स्ट यूनिट, तो मेरी यूटिलिटी कितनी हुई, मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई। अगर मैं उसको रैंक करना चाहूँ तो मैं रैंक कर दूंगी कि मुझे 10% जो है, ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन 10 मार्क्स मैंने दे दी, राइट। उसके बाद मैंने एप्पल का एक और खा लिया, अब मुझे उसका टेस्ट पता था, तो मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब मेरी सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 8। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, यूटिलिटी लिख रहे हैं। तो मैंने एक और यूनिट कंज्यूम कर ली। ठीक है, इसका जो अगर आपको मैं प्रॉपर ना हम चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन था, अब हम क्या है एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, कि मैंने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की, उसके बाद मुझे उस कितनी यूटिलिटी हो, क्लियर हो गया। उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है यूटिलिटी का। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने एप्पल की 1 यूनिट कंज्यूम की, मुझे यूटिलिटी हुई 10, टोटल यूटिलिटी भी 10, मार्जिनल यूटिलिटी इज निल। क्यों है आगे बताती हूँ। उसके बाद मैंने एप्पल की सेकेंड यूनिट कंज्यूम, जब मैंने सेकेंड ली तो मेरी यूटिलिटी होगी 8। अब टोटल यूटिलिटी, मैंने 2 यूनिट्स खा के मुझे कितनी यूटिलिटी फील हुई, 18। ठीक है, 18। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल का मतलब ही ये है कि 1 एडिशनल यूनिट जब हम लेते हैं उसका डिफरेंस, अगर सिर्फ मार्जिनल लेना हो ना, 1 एडिशनल यूनिट के कारण किसी भी चीज में क्या डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट में क्यों नहीं थी, क्योंकि एक ही चीज थी हमारे पास, 1 यूनिट ही कंज्यूम की गई थी, तो डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, बट जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम कर ली, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गया, सेकेंड वाली से हमें जो यूटिलिटी मिली है, ठीक है, माइनस फर्स्ट वाली, 2 कंज्यूम करने तक जो यूटिलिटी मिली है उसमें से मैंने जब फर्स्ट वाली माइनस कर दी, तो मेरा क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया कि मुझे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से कितनी मिली। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आ गई 8। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम कर ली। ठीक है, मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम कर ली, अब से मेरी जो यूटिलिटी है वो हो गई 6, कम हो रही है। ठीक है, तो 6 हो गए। उसके बाद अब मेरा टोटल हो गया जी 24। अब मैं देखूंगी कि मेरी यूटिलिटी कितनी बनी। ठीक है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बनी अब, 6। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ 1 एडिशनल साथ, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा कि एडिशनल यूटिलिटी के कारण हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को जब आप समझ जाते हो तो आपके पास आंसर आ गया कि जब हम एक टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, बी, है ना। कोई ऐसे वर्ड नहीं है चेंज इन यूटिलिटी, चलो मैक्सिमम मिनिमम तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन यूटिलिटी जो होता है ना, इट इज नॉट एग्जैक्ट, एक्यूरेट वर्ड होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब मैंने 2 से 3 यूनिट्स पे गई, तो दूसरी यूनिट पे मुझे जितनी यूटिलिटी मिल रही थी एज कम्पेयर टू थर्ड में जितनी मिल रही है वो कम है, वो डिफरेंस जो आया वो है मार्जिनल यूटिलिटी। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरह से अपने जो कंसेप्ट को हमें बिल्ड करना है, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा हम उनको इजीली करते चले। थर्ड है कि एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड ऑल द अदर कमोडिटीज सेम, इफ द प्राइसेस, आई गेस यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, इफ द प्राइसेस या फिर
कंडीशन है ना, हर चीज ही सेम है, दूसरी कमोडिटी के प्राइस सेम है, क्वांटिटी सेम है, ठीक है, रिमेन्स द सेम, देन द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है ना, इट इज समटाइम्स साइंस, साइंस में हम अजम्पशन यूज करते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी में भी हमें जो है इकोनॉमिक्स में भी अजम्पशन करनी होती है। क्यों? बिकॉज इट इज अ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, है ना। हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं जैसे ही हमारी अभी करंट में क्या हुआ, टोमेटोज के प्राइसेस राइज हो गए क्योंकि सप्लाई क्या हुई, कम हो गई, ठीक है, बहुत जल्दी उसके प्राइसेस कम हो गए। अब जैसे ही सप्लाई बढ़ रही है उसके प्राइसेस पहले बढ़ गए, अब जैसे ही उसकी सप्लाई बढ़ रही है टोमेटो, तो जो प्राइसेस है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, है ना। तो वॉलेटिलिटी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए हमें सारी कंडीशंस को क्या है, रिमेन सेम करना पड़ता है। तो उसी में एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल टोमेटो वाली ही ले लेंगे, ठीक है, तो टोमेटो वाली ही एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछा है, बहुत इजीली कर लोगे। इफ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अ डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस और डिमांड में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। प्राइस क्या था, 10 था, तो डिमांड कितनी कर रहे थे हम, ठीक है, आराम से मतलब ले लो, इमेजिन करो कि 10 kg की डिमांड है एट प्राइस 10, ठीक है। अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ के हमारा 200 टच कर गया, है ना, प्राइस 200 टच कर गया, तो डिमांड क्या हो गई हमारी, बहुत कम हो गई, है ना, 1 kg। ये तो मैंने बस बहुत नॉर्मल एग्जांपल ली है, ठीक है। आई गेस 200 पे तो फिर हम 1 kg भी नहीं ले रहे थे, हम बोले थे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में लेते हैं, बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस तो कम होंगे, अभी मैं थोड़ा ही परचेज करती हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है ना, इसमें हर चीजें इंटरलिंक्ड चलती है। क्लियर हो गया? आपके सामने एग्जांपल है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गई, कम, तो रिलेशनशिप क्या हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बच्चे रिलेशन है हमारा नेगेटिव, ठीक है, रिलेशनशिप इसमें क्या बन रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड क्या हो रही है, कम होती जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिमांड ऑफ अ प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिमांड में से जरूर निकल के आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसे जो हमारे किसने कौन सी टर्म कॉइन की, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो उनको भी एक बार कंसेप्ट को समझो, तो साथ ही उसके जो भी फाउंडर हैं, जिन्होंने वो कॉइन की है, तो भी आपको ध्यान से याद करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट गिव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो किसने दी थी ये आपको बताना है। आई वुड अगेन सजेस्ट फॉलो द कंसेप्ट, फैक्ट्स विल कम आफ्टर यू, ठीक है। कंसेप्ट याद करो, फैक्ट्स आपके पीछे पीछे खुद ही रहेंगे, ठीक है। पर हम अगर कंसेप्ट ही नहीं करेंगे, फैक्ट्स को मगअप करते रहेंगे, तो ये लॉन्ग रन में इतना बेनिफिशियल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, चलो बी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जॉन मैनार्ड केन्स एंड गॉटफ्रीड हेबरल, ठीक है, तो इनमें से किसने दिया था कंसेप्ट, तो कंसेप्ट का करेक्ट आंसर है गॉटफ्रीड हेबरल जो है, उन्होंने दिया था हमें कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब है क्या ये कंसेप्ट, इसको समझ, ठीक है। तो प्रोडक्शन की टर्म्स में, ठीक है, हमने क्या देखा कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनकी रेलिवेंट होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्शन करने गए, मेरे पास जस्ट इमेजिन आई हैव 1 लाख रुपी, ठीक है, मेरे पास थे 1 लाख रुपी, तो मैंने प्रोडक्शन में लगाया। अब मैंने प्रोडक्शन में कैसे लगाया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, इन सब चीज़ों में मैंने जो है ये पैसे बांट के अपनी किसी, सपोज कर लो कि प्रोडक्ट क्या बनाया मैंने, ठीक है, इसमें कुछ सोचो कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। हम ले लेते हैं कि हमने एक पेन प्रोड्यूस किया, ठीक है। जब मैंने 1 लाख इस पेन जो है, ठीक है, एक नहीं मतलब पेन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, ठीक है, जब मैंने ये स्टेशनरी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, मेरे 1 लाख रुपए लग गए। बट मैं जब आइडिया सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया था कि क्या मुझे पेन के साथ जाना चाहिए, या फिर मैं कोई इनोवेटिव कोई और स्टेशनरी आइटम लाऊं, ठीक है, या फिर डायरीज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो है उनमें जर्नल राइटिंग की हैबिट जो है वो बन रही है, ठीक है, तो आई थॉट कि मैं डायरी बना लूंगी 1 लाख से ही, ठीक है। तो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव थे 1 लाख को इन्वेस्ट करने। अब क्या हुआ, मैंने पेन के साथ प्रोसीड किया, तो व्हाट द अपॉर्चुनिटी आई हैव लॉस्ट, ठीक है, तो मैंने जो डायरी, डायरीज जो होती है हमारी, ठीक है, या कोई भी स्टेशनरी जो होती है, उसको प्रोड्यूस करने का अपना क्या है जो अपॉर्चुनिटी है, इसको लॉस्ट कर दिया, है ना, ये मेरी लॉस हो गई। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि मैंने एक चीज को प्रोड्यूस किया, अब मैं जो इससे प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं इससे नहीं कमा सकती,
ठीक है, और सिंपल करते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही सिंपल करते हैं कि आप क्या है, आप एक ले सकते हो जी गोल्ड, इधर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड और इन शेयर्स, ठीक है, आपके पास अगेन 1 लाख है, ठीक है, या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे या शेयर्स, ठीक है, शेयर्स में क्या है, वॉलेटिलिटी है, आई डोंट नो कि डिविडेंड मुझे कितना मिलना है कितना नहीं, ठीक है, गोल्ड में भी सेम वॉलेटिलिटी है, आई डोंट नो कि कल जाके मे बी कुछ प्राइसेस कम हो जाए, ठीक है, इमेजिन करते हैं आपने 1 लाख दिया तो गोल्ड में आपको 8% आया, ठीक है, उतने ही टाइम में अगर आप शेयर पे लगाते तो 6% जो है आपको उससे रिटर्न मिलती, तो आपका क्या फॉरगॉन हुआ, ये 6% जो इंटरेस्ट से आपको इनकम मिली, दैट यू हैव फॉरगॉन, इसको बोलते हैं फर्स्ट, मतलब कि जब हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जिसकी रिटर्न हमने लूज किए हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, एंड द कंसेप्ट वाज गिवन बाय गॉटफ्रेड हेबरल। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे जो है, मुझे इकोनॉमिक्स ना फेयरली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअली चलने वाली, एंड क्या होता है जब मैं इकोनॉमिक्स में उसको सोचती हूँ अपनी इकोनॉमी में लगा के देखती हूँ तो मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के कारण ना इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स को अपना जो ऐसे कंसेप्ट बेस करके हम अपना फेवरेट बना सकते हैं एंड इंटरेस्टिंग वे में सारा कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज, अब ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट, ठीक है, सिंपल रखेंगे। अब हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी अगर हमने प्रोडक्शन कुछ की ही नहीं है, ठीक है, दो चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट मिनिमम कॉस्ट आपको वो लगानी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू डू समथिंग, अपना बिजनेस चलाना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट मुझे एक लैंड तो लेनी पड़ेगी, आई नीड अ सेटअप, है ना, मुझे एक फिजिकल सेटअप चाहिए, उस लैंड में मुझे मशीनरी भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक बहुत सारा और मेरा कुछ फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, तो जब मैंने इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया क्या मेरी प्रोडक्शन हो रही थी, नो no. ये क्या थी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, तो एट, ठीक है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का क्वेश्चन भी निकल रहा है बच्चे, लिटरली इनको समझ लो, आपके क्वेश्चन जो है जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो निकलते हो, ठीक है, तो जब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट देखी एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन देयर इज मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट दैट आई हैव टू बियर, ठीक है, एक मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो मुझे बियर करनी पड़ती है। अब वेरिएबल कॉस्ट कब आएगी, अब वेरिएबल कॉस्ट तब आएगी जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जैसे कि अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, लेबर, ठीक है, लेबर क्यों है वेरिएबल, अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है ना, हम और लेबर को एम्प्लॉय करते हैं सो दैट हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम शिफ्ट में काम करते हैं, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, मैं 8 आवर्स की शिफ्ट रखूंगी, ठीक है, मेरी लेबर वर्क करेगी और मुझे प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, अब मेरी डिमांड बढ़ गई, अब मैं करूंगी 8 आवर्स की 2 शिफ्ट रखूंगी, क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट मैंने जो अप्लाई की थी वो सारे एसेट्स तो मेरे पास अभी पड़े ही हैं, मैं उनको और यूज कर सकती हूँ, है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ बेयर मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बट एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी, जीरो हो जाती है, ठीक है, ये जीरो रहेगी अगर देयर इज नो प्रोडक्शन, इट वेरीज, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इट वेरीज विद प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे जैसे मेरी क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल लेबर के ऊपर लगा दिया मैंने, कोई स्टॉक ले लिया मैंने, रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है, कोई करंट एसेट मुझे चाहिए थे, तो ये सब, ठीक है, मशीनरी को रन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये सब मेरी क्या हो गई, ये सब मेरी वेरिएबल कॉस्ट है जो तब बढ़ेंगी जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। करेक्ट आंसर अब क्या हो गया, द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो देन द वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चलो आगे, ठीक है, तो 6th क्वेश्चन जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर दिए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अगेन हम इसको इकोनॉमी में अपनी अप्लाई करते हैं ना, साथ साथ जब करते हैं तो हमें जो है एग्जांपल्स भी याद आती रहती हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या, तो एक मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डोमिनेटेड बाय ओनली स्मॉल, ओनली के बाद वन नहीं लिखा है, उससे ही पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स इज कॉल्ड, ठीक है, जब थोड़ी नंबर्स में कोई फर्म होती हैं वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, इट इज टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्शन में जो भी दिए हैं उन सभी को एक्सप्लेन कर लेते हैं और आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है,
फर्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली सिंपलेस्ट है समझने के लिए, वेयर देयर इज ओनली वन एंड मल्टीपल बायर्स। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हम जो सिंपलेस्ट वेज है ना वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक जो है हमारा सेलर होता है, मल्टीपल बायर होते हैं। मोनोपोली एक ही पर्सन की, मार्केट में एक ही पर्सन अगर आपको कोई मैंगोज या कोई फ्रूट बेच रहा है तो वो रेट्स बहुत हाई लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आपने अगर खरीदना है तो उसी से खरीद सकते हैं, वो रेट्स बिल्कुल कम। ऐसे ही अगर इकोनॉमी में अगर बात करें, ठीक है, जब वन सेलर होता है तो उसके रेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो उनको कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली रूल्ड है। अभी पीछे क्या था कि देयर वाज अ ड्यू टू ट्राई रेगुलेशंस, जो एयरटेल है राइट, ये भी काफी कम हो रही थी। तो इकोनॉमिस्ट वर थिंकिंग कि अगर ऐसा होता रहा तो जियो जो है वो सिंगल मोनोपोली क्रिएट कर लेगी अपनी जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और उससे क्या लॉस होगा, उससे लॉस यही होगा कि उसके बाद जो जियो डिमांड करेगी आपको अपने सब्सक्रिप्शन के उतने ही पैसे देने पड़े, ठीक है। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो ये हमारे जो लॉसेज रहते हैं एट द इकोनॉमिक लेवल, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, जैसे कि बायर्स एज वेल एज जो सेलर्स हैं, ठीक है, ये लार्ज नंबर के दोनों ही, बायर्स भी बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे, ठीक है। पर प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। पेन के एग्जांपल ले लो आप, सेलो का ले लो, आप कोई और ले लो, ठीक है, ऑक्टेन का ले लो, जो भी पेन आप डिफरेंट डिफरेंट पेन्स बहुत ही सेम चीज़ है, वो लिखने के काम आएंगे। बॉल पेन क्या हो गया, जेल पेन हो गया, वट एवर, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एंट्री एंड एग्जिट में कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब जो पर्सन चाहता है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी सेलिंग इस चीज में शुरू कर सकता है, जिसने जाना है उसको लॉसेज हो रहे हैं वो जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण ये क्या है, हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट बन है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो काफी वेरी करते हैं। अगर एक पर्सन ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्लाइटली रिड्यूस कर दिया तो बायर तो उसकी तरफ चले, बिकॉज they would like to buy the product at the similar prices, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सेम ही हैं, ठीक है। तो ये होती है परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हमारे क्वेश्चन को ये जस्टिफाई कर रही है, नो, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा बी भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सी, ओलिगोपोली, ठीक है। तो ओलिगोपोली को जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ओलिगोपोली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, मिल गया आंसर, है ना, यही था ना हमारे क्वेश्चन में, स्मॉल नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं वो डोमिनेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं उसे समझते हैं। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, जो मार्केट है उसको कुछ सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया, क्यों, मे बी कुछ एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है, या उसने अर्ली स्टार्ट कर ली हो, रीजंस आर वेरी मच देयर, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या फिर कैपिटल की कॉस्ट इतनी हो जाए कि हर कोई पर्सन उसमें पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई हमारी, है ना, उसमें कैपिटल इतनी इन्वेस्ट करनी होती है कि हर कोई जो है उसमें पैसा नहीं लगा सकता। दूसरी एग्जांपल, ठीक है, जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, क्या कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उसमें भी हर कोई इन्वेस्ट, समटाइम्स कुछ रेगुलेशंस का रोल रहता है। तो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो मार्केट का जो है बिगर शेयर जो है वो करती हैं, छोटी छोटी नहीं, स्मॉल नंबर ऑफ मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो हमारी मार्केट को कैप्चर करके रखती हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। एंड आंसर क्या हो गया हमारा अब, ठीक है। एंड लास्ट क्या हो गया हमारा, ठीक है, अगली भी टर्म समझ लेते हैं, ड्यूओपोली कौन सी होती है, तो ड्यूओपोली में होती है दो, ड्यू से ही इसका जो है हमने मीनिंग निकालना है, ठीक है। मीन जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली ग्रीक ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, इन्हीं में से हमारा निकलता है। ड्यूओपोली में हो गए हमारे टू सेलर, ठीक है, जो कि मार्केट को डोमिनेट करेंगे। कि अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात ले लूँ, ठीक है, या मोबाइल सर्विसेज की, तो जियो एंड एयरटेल, ठीक है, ये जो है। फूड डिलीवरी की बात करें तो जोमेटो, स्विगी, ठीक है, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। तो ऐसे जो है इंडस्ट्रीज, इनको बोलते हैं जिसमें दो सेलर जो है उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर रखा है, दैट इज जियोपोली। क्लियर हो गया। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, इन सबको आप समझते हुए चलिए, इनके ऊपर फिर कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इजिली एबल टू हैंडल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है
उसमें पूछा गया है इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट, ठीक है, एक मार्केट में मैंने एक एसेट जो है बाय कर ली है, एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एन आइडेंटिकल एसेट इन आइडेंटिकल अदर मार्केट एट अ हायर प्राइस, एट अ हायर प्राइस इन टर्म एस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो या तो हम बच्चे फिर से टर्म्स वाइज चले, या फिर मैं इसकी टर्म समझा दूँ, ठीक है, एंड आई थिंक ये बेटर है कि हम टर्म वाइज चले, सो दैट आप सोचते रहो कि जो स्टेटमेंट थी वो उसमें आई नहीं, ऑप्शन में क्यों नहीं आई, है ना। तो चलते हैं टर्म्स वाइज। फर्स्ट होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, करेंसी की वैल्यू जब ऑटोमेटिकली कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों, जैसे अभी रिसेंटली पीछे हुआ था कि कनाडा जो डॉलर है, ठीक है, सॉरी अमेरिकन डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा था, ठीक है, ड्यू टू रशिया और जो हमारी यूक्रेन वॉर हुई थी उस टाइम स्टार्ट हुई थी, राइट। उस टाइम क्या हुआ, यूएसए डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा था, एंड रुपी जो है वो वीक हो रहा था। जब रुपी वीक हो रहा था वो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण नहीं, एक्सटर्नल कंडीशन के कारण वीक, तो ये क्या हुई, डेप्रिसिएशन हुई, ठीक है। डेप्रिसिएशन के साथ दूसरी टर्म चलती है डिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन जो है वो सेल्फ गवर्न होती है, मतलब खुद करती है, ठीक है, जो भी हमारी अथॉरिटी होती है, ठीक है, ये खुद करती है। क्यों करती है, टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है, या फिर हमारी वैल्यू की एक करेक्ट वैल्यू पे, हमारी करेंसी की वैल्यू को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आने के लिए डिवैल्यूएशन खुद की जाती है। मतलब कि अगर पहले ये बोला जा रहा था कि $1 जो है उसके बदले हमें जो है 70 रुपीज मिलेंगे, तो अथॉरिटी बोलती है कि नहीं, अब $1 के लिए आपको कितने मिलेंगे जी, सिर्फ 60, ठीक है। तो ये सेल्फ गवर्न होती है, डिवैल्यूएशन उसमें खुद की जाती है। समटाइम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को किया जाता है, ठीक है। अब दो टर्म्स रहेगी, मॉर्टगेज एंड आर्बिट्रेशन, एंड आई गेस कि अब आपको आंसर पता लग जाना चाहिए, टर्म नहीं पता है तब भी, क्योंकि मॉर्टगेज हमारी जो है बहुत ही कॉमन टर्म है, मतलब कि हम जो है कभी कुछ गिरवी रखते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पर उसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं, हाँ। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन में अब क्या हुआ, दो मार्केट्स हैं, मेरे पास है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दो मार्केट्स हैं, चलो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में आ गई, ठीक है, सभी लिंक कर जाओगे, टोमेटोज की मार्केट, ठीक है। सोचो बच्चे आप रहते हो महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड आपको पता चल गया है कि गुजरात में टोमेटो की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आइडेंटिकल, क्या आइडेंटिकल चीज है, सेम ही चीज है। आपने क्या किया, आप महाराष्ट्र में रहते थे, ठीक है, आपको गुजरात का भी पता है, ठीक है, अज्यूम कि आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, बाइंग एन एसेट इन वन एंड उसको ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, महाराष्ट्र से जब अनियन जो टोमेटो वो सस्ते मिल रहे थे, मैंने फटाफट खरीद, ठीक है, मैंने सोचा अब मैं बिजनेस करूंगी, अब मैं पैसे कमा के ही रहूंगी, ठीक है, चलो 100 कर लेते हैं, ठीक है, मैंने 10,000 के खरीद, बट गुजरात में डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई इतनी कम है कि मैंने सेम चीज़ को वहां जाके 200 में बेच दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है जी, आर्बिट्रेशन, जब मैंने प्राइस डिफरेंसेस के थ्रू जो है एक मार्केट में जो है, ठीक है, उसको बाय किया और दूसरी में जाके उसे बेच दिया, ठीक है, बाइंग इन वन, ठीक है, एंड सेलिंग इन द अनदर वन, ठीक है, तो ये होता है आर्बिट्रेशन, क्लियर है क्या जी। बहुत ही अच्छा है ये कंसेप्ट, टोमेटोज के साथ हर हर एक चीज को ना टोमेटोज पे लगा के देखो, याद हो जाएंगी चीज, क्योंकि जो करंट में चलता है ना वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और ठीक हो गया, ठीक है, अब हम नेक्स्ट, ठीक है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट द एब्रिविएशन एफपीओ स्टैंड फॉर, क्या कैपिटल मार्केट को, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर है चीज जो आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली वो है जहाँ में से जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, दे रिजर्व फंड्स, फंड्स फॉर द लॉन्गर टर्म नीड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जनरली अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो फंड जो एक साल से ज्यादा के लिए लिए जाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, और पीरियड 5 to 10 ईयर्स तो होता ही है बेसिकली, तो दे आर द कैपिटल मार्केट। और उसमें जो स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट पोर्टफोलियो ऑप्शन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फ्री पब्लिक ऑफर, या नन ऑफ द अबव। चलो बहुत ही अजीब ऑप्शंस हो गए हमारे, है ना, फ्री पब्लिक ऑफर, फ्री में कौन दे रहा है। करेक्ट आंसर बच्चे होता है इसका बी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई भी टर्म इसके अलावा एक्यूरेट ही नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, ठीक है। तो एफपीओ को अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का क्या मतलब, एक होता है आईपीओ, एक होता है, ठीक है ना, एक होता है हमारा आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। अब आईपीओ में क्या है,
आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम पब्लिक से फंड रेज, कोई बिजनेस है द वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड रेज करता है उसको बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फॉलो ऑन, अब हमने क्या किया है, हमने इनिशियली जो है वो फंड रेज कर लिए हैं, इसके बाद हम जो है फंड रेज करेंगे वो, इसके बाद जो हम फंड रेज करेंगे, ठीक है, पब्लिक से, उसे बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये आईपीओ के बाद किया जाता है, आईपीओ हो चुका है उसके बाद। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर तो हमने न्यू शेयर लॉन्च कर दिया, ठीक है, ये दो तरह से एफपीओ वर्क करता है, एक तो डिवैल्यूएट कर देता है शेयर वैल्यू को, दूसरा नहीं करता, डाइल्यूट करता है, नहीं करता है। तो एफपीओ से क्या होता है, बेसिकली जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पता है कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, तो उनको ऑफर दिया जाता है कि शेयर्स को बाय कर लो। ठीक है, यही है सिंपल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, 9th है डैश रेफर्स टू द मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, तो जो मनी हमने लगा दी है हमें वो क्या बोलते हैं, तो आंसर है रिप्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि मैंने अभी कोई चीज बेच के कुछ और लेनी है, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। कंप्यूटर कॉस्ट भी नहीं है, करेक्ट आंसर है संक कॉस्ट। एग्जाम्पल से समझो, मैंने लैंड खरीद ली अपने बिजनेस के लिए, मशीनरी खरीद ली, ठीक है, मैंने स्टॉक पे पैसा लगा दिया, पर चलो स्टॉक नहीं, उसको मैं बेच दूंगी। क्या होता है, जो चीज़ों पे मैंने पैसा लगा दिया मुझे वापस नहीं मिलेगा, पेटेंट्स पे लगा दिया, ये बेटर एग्जाम है ना, पेटेंट्स पे लगा दिया। और किस पे लगा दिया, मैंने सैलरी दे दी, है ना, कोई एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस दे दिया, जो भी चीज़ें जो मैंने स्पेंड कर दी थी अब मुझे उनको रिकवर नहीं हो पाएंगी, आर संक कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इन वन वे। दूसरी तरफ से तो वो हो गए हमारे जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, इस तरह से जो है संक कॉस्ट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व किसने दिया था, मैक्स ओ लॉरेंस। ठीक है, क्या दिखाता है, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन। करेक्ट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यों मैंने पहले बताया, क्योंकि इसको अभी हम ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, ग्राफ देखो, अब हमारा जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो दोनों गिवन है। ठीक है, हमारी वाई एक्सिस पे गिवन होती है नेशनल इनकम, ये बात किया ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और एक्स एक्सिस पे होती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट। ठीक है, ये पुअरेस्ट टू रिचेस्ट की तरफ जाती है, ये इनकम भी हमारी कम से ज्यादा की तरफ जा रही है। लॉरेंस कर्व क्या है, ये 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, जो हमें शो कर रहा है, दिस इज द 45 डिग्री एंगल। ठीक है, कि परफेक्ट इक्वालिटी क्या होगी, कि जितनी प्रोपोर्शन में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और नेशनल इनकम बढ़ रही है वो सेम है। ठीक है, ये सेम है ना, इतनी मेरे 20% पॉपुलेशन के अगेंस्ट 20% मेरी नेशनल इनकम बढ़ी। ठीक है, तो एक परफेक्ट इक्वालिटी को जो है हमारा लॉरेंस कर्व जो डिपिक्ट करता है। ठीक है, अब ये है एक्चुअल इन इक्वालिटी गैप, मतलब मेरी जब पॉपुलेशन 20% बढ़ी तो उनकी इनकम जो है देखो सिर्फ 5% बढ़ी। ठीक है, तो इन इक्वालिटी को ऐसे ही जब मैं यहाँ पे आई देखो, ठीक है, जो आई गेस 60-70% है, बट अगर आप देखोगे तो मेरी इनकम 60-70% पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी, 60-70% ही, कितनी बढ़ी, 20%। तो ये जो है ये इनइक्वालिटी गैप है जो लोग को दिखाता है। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है लिंक्ड है। क्लियर है जी, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है इससे रेलिवेंट और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे बच्चे जरूर लाइक एंड शेयर करिए, और एसएससी एग्जाम्स के लिए अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए। अभिपीडिया आपको देगा बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट ऑफ। ठीक है जी, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।